आला नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त रज़ा मुराद और आप फिलहाल देख रहे हैं बहुत ही पॉपुलर चैनल फिल्मी चर्चा विद राहुल। क्या कभी मलाल रहा लीड रोल ना मिलने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी तारीफ मिली लेकिन कोई खास काम नहीं मिला। कभी हीरो के भाई बन गए, कहीं इंस्पेक्टर बन गए, घर का किचन भी चलना था। मैंने हालात के साथ समझौता किया। विलेन के तौर पे जो आपने पहचान बनाई है, ये खुद चुनी या सिस्टम ने थोपा? मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया। बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जहाँ 10th भी नहीं किया उन्होंने। पढ़ा लिखा जो है वो जाहिल का रोल कर सकता है, लेकिन जाहिल जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान का रोल नहीं कर सकता। फेम मिल जाती है तो काम मांगने में शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी। मुझे लगता था काम मांगना और भीख मांगना एक ही बात है। कुछ ऐसे भी रोल्स किए जो मुझे नहीं करने चाहिए। लैंप पोस्ट के नीचे पड़ते थे क्योंकि घर में लाइट नहीं थी। गाड़ी रोकता हूँ और लैंप पोस्ट को सैल्यूट करता हूँ। उनका एक असिस्टेंट था, इतनी बदतमीजी से पेश आया मुझसे जैसे मैं कोई कचरा। आज की फिल्मों में जो बोल्ड सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, क्या उसकी जरूरत है? फिल्म कामयाब होती है। 60s में भी हीरोइंस ने बिकनीज पहनी है तो वो लोग देखने जाते थे। जिस आवाज की गुंज से सिनेमा के पर्दे भी कांप उठे और जिसके डायलॉग्स में आग नहीं तहजीब जलती है, एक ऐसा नाम जो विलेन होते हुए भी हर किरदार में इंसानियत ढूंढता रहा, जो चकाचौंध की दुनिया में भी सच्चाई की तलाश करता रहा। पर्दे के पीछे की सियासत, रिश्तों का व्यापार, स्टारडम की कीमत, सब कुछ देखा है उन्होंने। आज सुनेंगे हम उस रूह की आवाज को जो सिर्फ अदाकार नहीं, एक गवाह रहा है बॉलीवुड के उस बदलते वक्त का। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं एवरग्रीन एक्टर रज़ा मुराद जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर द फिल्मी चर्चा में। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा, सर आपके टाइम में स्टारडम, उस टाइम भी स्टारडम होती होगी, स्टार होते होंगे, उस टाइम का स्टारडम और आज के स्टारडम में क्या फ़र्क देखते हैं सर आप? देखिए हमने तो दिलीप कुमार, राजेश खन्ना का स्टारडम देखा है। आज वो स्टारडम इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। मुझे याद है जब 1968 में मैं भोपाल में पढ़ रहा था, कोई फिल्म लगी हुई थी तो हमें पता चला कि उस थिएटर में फिल्म के साथ राम और श्याम का ट्रेलर दिखाया जा रहा है। तो फिल्म में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, खाली ट्रेलर देखने के लिए राम और श्याम हमने फिल्म का टिकट लिया। उसके बाद राजेश खन्ना का दौर शुरू हुआ है। मुझे याद है मैं काफी छोटा था और दिलीप साहब की संघर्ष लगने वाली थी फ्राइडे को और मंडे को उसकी एडवांस बुकिंग खुल रही थी। तो एक कैपिटल सिनेमा है यहाँ पे CST के सामने, तो वहाँ हम सुबह 9 बजे पहुंचे। टिकट की लाइन में खड़े हुए तो कुछ 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी और 5 घंटे हम खड़े रहे लेकिन हम खिड़की तक नहीं पहुंच पाए। तो ये क्रेज होता था। उन्होंने कभी टूथपेस्ट नहीं बेचा, कभी उन्होंने कपड़े नहीं बेचे, कभी उन्होंने जूते नहीं बेचे। वो एक स्टारडम था सा। और राजेश खन्ना के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमने उनके साथ नमक हराम की 16 फिल्म्स बैक टू बैक, हिट फिल्म्स। ऐसा भी कभी तारीख में, इतिहास में हुआ नहीं है। उनके बारे में कहा जाता था कि ऊपर आका और नीचे काका। तो जिस चीज को हाथ लगाते थे मिराज तजता सोना हो जाती। ऐसा हमने स्टारडम देखा है। उसके बाद बच्चन साहब आ गए और 1973 में उनकी जंजीर लगी। उससे पहले उनकी जैसे काका जी की 16 हिट थी, उनके साथ बच्चन साहब के पास 16 फ्लॉप्स थी। और उसके बाद जंजीर के बाद फिर कभी उन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा। फिर दौर आया, खान्स का दौर आया। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, उनका भी दौर चल रहा है आज। तो बड़े अच्छे अच्छे
स्टार के साथ हमें काम करने का मौका मिला। मैं खुशनसीब हूँ कि पुराने दौर के जो 50s का एक दौर था, दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, तीनों के साथ हमने काम किया। अशोक कुमार के साथ हमने काम किया, किशोर कुमार के साथ हमने काम किया, और राज कपूर की 3 फिल्में की हमने, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हिना। तो बहुत खुशकिस्मत हैं हम के बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, बड़े अच्छे अच्छे को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका। आज के स्टारडम को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वो स्टारडम है या फेक नैरेटिव है? देखिए, ऐसा है, पहले ये था कि अगर स्टार की फिल्म फ्लॉप भी होती थी तो 3 दिन उसका टिकट नहीं मिलता था, फ्लॉप होने के बाद भी? नहीं मिलता था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे टिकट नहीं मिलता था, तो पता ही नहीं चलता था कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है। उनके चाहने वाले, उनके मताओ, उनके फैंस इतने होते थे, तो मंडे को पता चलता था कि ड्रॉप आया है या नहीं आया है। ये स्टारडम होता था। तकरीबन सर आपने 53 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, अर्धशतक लगा चुके हैं आप। 54। 54 सॉरी 54 ईयर्स आपने इंडस्ट्री को दिए हैं। इतना एज भी बहुत सारे एक्टर के नहीं जितने आपने जितनी एक्सपीरियंस आपने इंडस्ट्री में किए हैं। क्या कभी मलाल रहा लीड रोल ना मिलने का? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक अलग माइंडसेट से आया था। देखिए, होता क्या है, जब आप छोटे होते हैं, आप फिल्में देखते हैं, तो हीरो की जगह आप अपने आप को इमेजिन करते हैं। आप गाना गा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, वो एक एज होती है। फिर गुजरते हुए साल के साथ कुछ समझ आती है, तो शुरू से ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि जो हीरोज के पास जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो पूरी मुझ में नहीं है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे अनकन्वेंशनल लुक्स के हीरोज भी बहुत कामयाब हुए, लेकिन शुरुआत हमारी थोड़ी शेकी रही। पहली फिल्म थी एक नज़र, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी थे। फिल्म चली नहीं, तो फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ा। फिर जोगिंदर की एक फिल्म आई, बिंदिया और बंदूक, रामानंद सागर की एक फिल्म आई, जलते बदन। हम नोटिस हुए नमक हराम में, बड़ी फिल्म थी। आनंद के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोबारा काम कर रहे थे, साथ में रेखा भी थी, तो बहुत बड़ी फिल्म थी अपने वक्त की वो। 2 सुपर एक्टर्स, क्लैश ऑफ द टाइटन्स कहा जा सकता है उसके बारे में। उसमें हमने एक शायर का रोल किया था जो आज भी लोगों को याद है। वहां से हम नोटिस हुए, लोगों ने पहचाना, बड़ी फिल्म थी, हिट फिल्म थी। फिर भी तारीफ मिली, लेकिन कोई खास काम नहीं मिला। तो कभी हीरो के भाई बन गए, कभी हीरो के दोस्त बन गए, कहीं इंस्पेक्टर बन गए, कहीं वकील बन गए। फिर कुछ पंजाबी फिल्में की हमने। तो लुब्बे लुबाब ये है कि घर का किचन भी चलना था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई गलती की। मैंने हालात के साथ समझौता किया, कुछ ऐसे भी रोल्स किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अकबर खान की एक फिल्म थी हादसा, उसमें मेरा एक डायलॉग भी नहीं था, उसमें मैंने काम किया। तो होता है, समझौता करना जो है जिंदगी के साथ, वो बहुत जरूरी है। और जो नहीं करते हैं, जैसे कहा जाता है कि जब तूफान आता है, जब हवा चलती है, तो वही पेड़ कायम रहते हैं जो लचीले होते हैं। जी सर, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सर विलेन के तौर पे जो आपने पहचान बनाई है, ये खुद चुनी या सिस्टम ने थोपा? मैं थोपा तो नहीं कहूंगा। और खुद भी नहीं चुना, कोई आप खुद से चाहेंगे भी नहीं कि मैं विलेन बन जाऊँ? तो बीच का रास्ता क्या था? मैं बताता हूँ आपको, बहुत दिलचस्प कहानी है।
मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया। राज कपूर साहब प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने 1973 में नमक हराम देखी थी। तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया कि नमक हराम में एक एक्टर था, लंबा सा भारी सी आवाज वाला, शायर का रोल किया था, क्या नाम है उसका? का नाम रजा मुराद है, मुराद साहब के बेटे, उनको लेकर आइए। अब कहाँ वो नमक हराम का टूटा फूटा, जिंदगी से मायूस बीमार शायर, और कहाँ ये सुमेरगंज का राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। क्या देखकर उन्होंने मुझे कास्ट किया ये आज तक किसी को पता नहीं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात है, जो फासला था दोनों रोल्स में। हालांकि काफी लोगों ने मुखालिफत की उसकी कि मैं सूट नहीं करूंगा, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हमारी नजर है। हालांकि बहुत लोगों ने मुखालिफत की कि मैं सूट नहीं करूंगा, दुबला पतला हूं, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। उन्होंने कहा हमारी नजर है, हम तो उन्हीं को लेंगे। देखिए, कामयाबी जो होती है उसके 3 पाए हैं। पहला जो पाया है वो है टैलेंट। बिना टैलेंट के तो कुछ नहीं होता, कितनी भी आप बैटिंग दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। टैलेंट होता है तो ऑडियंस की एक्सेप्टेंस मिलती है, क्योंकि अपनी गाड़ी कमाई से बंदा जब टिकट खरीदता है तो वो बड़ा जालिम होता है, फिर वो किसी को बख्शता नहीं है। अच्छे को अच्छा कहता है, बुरे को बुरा कहता है। आप किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के सगे संबंधी हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता जब वो टिकट दे देता है। तो एक्सेप्टेंस तब मिलती है जब आप में टैलेंट होता है। और जो दूसरा पाया है वो है हार्ड वर्क, मेहनत। उसके बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे अगर आपको मोती पाना है, मोती, तो समंदर के बीच में आपको डूबना पड़ेगा, उसे खोजना पड़ेगा, वहां वो मिलता है मोती। वो डूबना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है गहराई में। वो सड़क पे पड़ा हुआ नहीं खिलता है, या वो किनारे पे नहीं मिलता। इसी तरीके से जो गोल्ड माइंस होती हैं, कई कई किलोमीटर अंदर खुदाई के बाद सोना हासिल होता है। सोना जो है रॉ शक्ल में होता है, फिर उसे बनाया जाता है। तो ये बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। इसी तरीके से जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि मोती पाने के लिए आपको डूबना पड़ता है, तो सक्सेस पाने के लिए भी आपको डूबना पड़ता है, काम में डूबना पड़ता है, काम में आपको रमना पड़ता है। ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। यू कांट टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड। ये किसी के खानदान की या बाप की जागीर नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुमताज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा आधी जिंदगी मेरी सक्सेस पाने में निकल गई और आधी जिंदगी मेरी उस सक्सेस को मेंटेन करने में गुजर गई। तो पा तो सकते हैं आप, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो वो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये 2 बातें हो गई, टैलेंट, हार्ड वर्क। लास्ट
बढ़ता, नॉट द लीस्ट इज द लेडी लक, तकदीर। वो कब आप पर मेहरबान होती है, वो कब आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है, ये तो वही जानती है। कितना परसेंट लक मैटर करता है? 90%। 90%? देखिए, वही अमिताभ बच्चन था, 16 फिल्में फ्लॉप हो गई, एक फिल्म से निकाल दिए गए दुनिया का मेला से। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ये तो चलेगा, कोई आएगा ही नहीं है इसका नाम सुनकर। उनको निकाल कर संजय खान को दिया गया। लक साथ नहीं दे रही थी ना, और लक ने कैसे साथ दिया? प्रकाश मेहरा जब जंजीर बना रहे थे, दिलीप साहब के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। धर्म जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। देवानंद के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। राजकुमार के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। अब कितना अच्छा सब्जेक्ट, हीरो ओरिएंटेड सब्जेक्ट, 4 बड़े हीरोज ने मना कर दिया। अब क्यों किया ये तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि किस्मत अमिताभ बच्चन के दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही थी कि तुम्हें ये रोल करना है। जब कोई उनके पास चॉइस नहीं थी और जया ऑलरेडी उनके पास साइन थी, तो जया ने रिकमेंड किया कि आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अमिताभ बच्चन आए और 73 में वो फिल्म लगी, 52 साल हो गए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तकदीर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही केस माधुरी दीक्षित के साथ हुआ। उनकी कुछ फिल्में आई थी, कोई अबोध नाम की फिल्म आई थी, कोई आवारा बाप नाम की फिल्म आई थी जी, इनसिग्निफिकेंट फिल्में आई, वो नोटिस ही नहीं हुई। फिर माँ बाप ने सोचा कि उनकी शादी कर देते हैं, फिल्में तो मिल नहीं रही हैं, तो एक प्लेबैक सिंगर से उनकी मुलाकात करवाई गई। तो प्लेबैक सिंगर ने देखा, बोला बहुत दुबली है। उसके बाद वो कहीं शूटिंग कर रही थी कश्मीर में, और बराबर में सुभाजी शूटिंग कर रहे थे। तो जो हेयर ड्रेसर थी वो सुभाजी से मिलने के लिए आई, खातून नाम था उसका। तो पूछा उन्होंने ऐसे सरसरी तौर पे कि किसकी शूटिंग चल रही है, तो बताया उन्होंने, उसमें राजेश खन्ना थे, वी वॉज प्लेइंग द टाइटल रोल हमारा बाप, और कोई हीरो था, हाँ राजन सिप्पी नाम का कोई हीरो था, और माधुरी दीक्षित। तो सुभाजी से मिलाया खातून ने, सुभाजी को बड़ी अच्छी लगी, अच्छा चेहरा है। अब देखिए बात वही है ना कि आंख होती है, परख होती है। तो उनका मुंबई आकर मुझसे मिला, उसको रीलॉन्च किया, वो तो मतलब उनका तकरीबन पैकअप हो गया था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सुभाजी अगर नहीं मिलते, या ये इन 4 हीरोज में से कोई राजी हो जाता जंजीर करने के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि जंजीर में हीरो देवानंद है, उसके लिए एक कैरेक्टर चाहिए था, और एक बिल्कुल जिसके अंदर लावा दहक रहा है, वो छूट कर गया बच्चन साहब को। तो देखिए बात जो मैंने आपसे कही है, लक टैलेंट तो उनके पास है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, और लक साथ दे रही। यही बात मैं माधुरी दीक्षित के लिए कह सकता हूँ। सर कुछ देर पहले जैसे आप बता रहे थे कि सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है, परिवार की ज़रूरत, उसका भी ज़िक्र किया आपने। क्या जो परिवार की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, और एक तरफ फ़िल्म की डिमांड, क्या दोनों में कभी टकराव होता है? एक तरफ परिवार की ज़रूरत, एक तरफ फ़िल्म की डिमांड। परिवार की जरूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा सिचुएशन आया है सर लाइफ में? हाँ, मैंने कहा ना आपसे, मैंने वो रोल किया जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। वहाँ परिवार की ज़रूरत को पहले चूज़ किया आपने। बिल्कुल, एक डायलॉग नहीं था। मैंने मजदूर का भी रोल किया है, जो क्राउड में होते हैं, 7-8 मजदूर में से मैं भी एक था, एक थी हैसियत, मजदूर बना हुआ था, उसमें क्राउड में था, करना पड़ता है।
एक एक 2-2 दिन का रोल करता था मैं। फिर वहां से जब राज साहब ने प्रेम रोग में लिया तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि ये जितना मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, शायद ये मुझे बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे हैं। अब पता नहीं इनकी उम्मीद पर मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं खरा उतर पाऊंगा, तो ये खौफ भी था। फिर वही हुआ कि एक शेर है कि बहुत बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा ये मौका मिला है, ये दरवाजे पे लेडी लक ने आकर दस्तक दी है, ये मौका खोना नहीं है, अपनी जान लगा देनी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार एज ए मेन विलन राज कपूर साहब की फिल्म में आया और फौरन फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में ले लिया। और राम तेरी गंगा मैली की रिलीज के बाद तो वारे के न्यारे हो गए। आज भी काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। अब मैं उन खुश नसीब एक्टर्स में से हूं जो अमरीश पुरी का बॉस बना है। कहाँ किसी विलन को मौका मिलेगा अमरीश पुरी का बॉस बनने का। और ये सुबह ही याद थे, राम लखन में मैंने सर जॉन का रोल किया था और अमरीश पुरी ने विशंबर का रोल किया था और वो मेरे हुक्म की तामील करते हैं। अब कहाँ ऐसे मौके हासिल होते हैं, तकदीर की बात है। सर फिल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ स्टार हैं लेकिन पढ़ाई में ज़ीरो है। 12th बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जहाँ 10th भी नहीं किया उन्होंने, 12th भी नहीं किया। तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है आज के जनरेशन पे? देखिए ऐसा है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप में टैलेंट है तो चल जाती है, आपकी गाड़ी चल जाती है। लेकिन आप टैलेंटेड भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है। जैसे क्या होता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, ऋषि कपूर है, शाहरुख खान है, दे आर सो आर्टिकुलेट, यू कैन टॉक टू देम इन एनी लैंग्वेज। तो वो कभी अल्फाज ढूंढेंगे नहीं, अपने आप शब्द जो है उनके मुंह से निकलते हैं। अब कुछ जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबॉडी बट देयर आर एक्टर्स। देखिए क्या होता है कि जब आपकी एक इब्तदाई तालीम अच्छी होती है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ा होता है, तो एक जो आपकी बुनियाद है वो पुख्ता हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक जो सोफिस्टिकेशन है वो बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं ला सकता। पढ़ा लिखा जो है वो जाहिल का रोल कर सकता है, लेकिन जाहिल जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान का रोल नहीं कर सकता। ऐसे हैं कुछ मिसालें हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, एक फ़ेम मिल जाती है, तो काम माँगने में शर्मिंदगी होती है थोड़ी-सी। क्या आपके साथ ऐसा होता है, मैंने काम तो माँगते हैं आप? एक बार निकला था, इतनी मेरी भारी तौहीन हुई, इंसल्ट हुई, मैं इतना रोया क्योंकि घर बैठे बैठे मैं थक गया था। तो मैं वी आनंद जी के दफ्तर गया, गुरली कहते थे सब उन्हें। पहली बार हिम्मत करके अपनी मर्जी के खिलाफ मैं काम मांगने के लिए निकला। मुझे लगता था काम मांगना और भीख मांगना एक ही बात है। और जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उनका एक असिस्टेंट था, इतनी बदतमीजी से पेश आया मुझसे और इतने रूखेपन से उससे मुझसे बात की जैसे मैं कोई कचरा हूं। और तकरीबन उसने मुझे डांट दिया। खूब रोया मैं उधर, वहीं रोया मैं आंसुओं से। और मैंने कहा आज के बाद मैं कभी किसी से काम नहीं मांगूंगा।
कि कभी निकला नहीं काम करने के लिए, एक ही बार जिंदगी में निकला था और ऐसा तजुर्बा हुआ। और ऐसे बहुत से कामयाब एक्टर्स हैं जो आज भी काम मांगते हैं, थाकी मांगते हैं। देखिए, जिंदगी में अपनी अपनी अप्रोच होती है हर इंसान की, अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपना अपना ऑपरेट करने का तरीका आता है। मेरा वो नहीं है। कहा जाता है कि आपको गुलजार साहब या जावेद अख्तर साहब बहुत पसंद करते थे। अभी भी करते हैं वो नहीं पता, पहले बहुत करते थे वो। क्या कभी उनकी कहानी को मना करने से पहले आपने 10 बार सोचा? मैं कभी उनकी कहानी को मना करने की हिम्मत या जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? गुलजार साहब की रिकमेंडेशन पर मुझे नमक हराम मिली थी और जावेद साहब की एक ही फिल्म में मैंने मेन विलन का रोल किया था, वो थी राहुल रवेल की डकैत। सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री थे। तो आप तो मना कर ही नहीं सकते। ये तो बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें गुलजार साहब या जावेद साहब के लिखे हुए डायलॉग बोलना नसीब होते हैं। बहुत नसीब वाले होते हैं। पहले के जो विलेन होते थे, हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा आज की फ़िल्मों में विलेन स्वीट, सिंपल इस तरीके से पेश किया जाता है। क्या पहले वाली विलेन का डर अब खत्म हो गया है जो पहले होते थे? तकरीबन हो गया है, तकरीबन हो गया है। पहले जो विलन था वो टोटल ब्लैक होता था, हीरो टोटल वाइट होता था। आज हीरो भी थोड़ा ग्रेइश हो गया है, विलन भी ग्रेइश हो गया है। तो वो जो खौफ था विलन का कि बच्चे अपने माँ की गोद में छुप जाते थे, वो नहीं है आज। सर, हमने सुना है हॉलीवुड में रॉयल्टी सिस्टम होता है कि जब फ़िल्म चलती है तो उसका रॉयल्टी एक्टर को भी, डायरेक्टर को भी मिलता है। क्या हमारे इंडस्ट्री में वो चीज़ की कमी है, होनी चाहिए रॉयल्टी सिस्टम? देखिए, ऐसा है, वहाँ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिल्म जो है, जो आदमी अपना सरमाया लगाता है, उसका रिस्क है। मुनाफा भी उसका रिस्क है और नफा भी, नुकसान भी उसका रिस्क है। तो ही शुड नॉट शेयर। नुकसान होगा तो फिर हम उसकी भरपाई करने तो आएंगे नहीं, नहीं। उसकी भरपाई करने हम नहीं आएंगे ना भाई। जी। तो अगर नफा हो रहा है तो फिर वो, अगर नुकसान उसका है तो फिर नफा भी उसका होना चाहिए, उसमें हमारा कोई हक नहीं होना चाहिए। यही बात थी जो रफ़ी साहब में और लता जी में जो एक इख्तलाफ आ गया था। कुछ लोगों ने रॉयल्टी की बात उठाई जिसमें लता जी भी थे। रफ़ी साहब उसके मुखालिफ थे कि भाई उनका सरमाया है, उनका रिस्क है। तो अगर हम लॉस में, नुकसान में हम जिम्मेदार नहीं है तो फिर हम नफ़े में हम कैसे हिस्सेदार हो सकते हैं? तो ऐसा हुआ था कुछ। आज की फ़िल्मों में जो बोल्ड सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है या फ़ैशन बन चुका है वो? अ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऐसे सीन्स रखने से फिल्म कामयाब होती है, फिल्म चर्चित होती है। तो टोटलिटी में जो फिल्म होती है वो चलती है। और आजकल क्या है कि हर हर मोबाइल में आप कुछ भी देख सकते हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है उससे आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो ऐसी कोई लोगों में अब क्रेज नहीं है। पहले जब एक हीरोइन स्विम सूट पहन के गाना गाती थी या बिकनी, तो खैर बहुत दूर की बात है। 60s में भी हीरोइंस ने बिकनीज पहनी है, स्विम सूट पहने हैं, तो वो लोग देखने जाते थे। आज तो आप अपना सेल नंबर घुमाइए, आप जाइए, क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलती फिल्म है, फिल्म चलती है, कंटेंट चलती है, उसमें मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो, वो आपके दिल को छुए और सारे इंग्रेडिएंट्स हों, जिसमें म्यूजिक का भी बहुत बड़ा
हाथ होता है। मनोरंजन भी होना चाहिए, दिल को छूना भी चाहिए, ऐसी फिल्में चलती हैं। आपकी फ़िल्में तो हर जनरेशन देखती है, आप क्या देखते हैं? आप कुछ फ़िल्में पसंद करते हैं, किस तरह की फ़िल्में या वेब नहीं, उससे नहीं देखी जाती। कुछ नहीं देखते ज़रा? नहीं, अब नहीं देखता। आखिरी फिल्म मैंने कौन सी देखी थी मुझे याद नहीं। मुझसे देखी नहीं जाती, हालांकि गलत बात है, मैं मानता हूँ मैं गलत, बट मुझसे देखी नहीं जाती। तो खाली वक़्त में क्या करते हैं सर आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो? पुरानी फिल्में देखता हूँ, ओके, फ़िल्में देखते हैं लेकिन आज की फ़िल्में नहीं देखते। आज की फिल्में देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती। अपनी फ़िल्में देखते हैं सर आप? कोई ऐसा खास अरमान नहीं है अपनी फिल्में देखने का, क्योंकि मूवी चैनल्स पे इतनी अपने अपने आप को भी आप कहाँ तक देखेंगे। कल राम तेरी गंगा मैली आ रही थी, इंटरवल तक देखी, इंटरवल के बाद मेरा काम शुरू होता है, लेकिन मुझे कुछ नींद आ रही थी तो मैंने टीवी बंद किया और मैं सो गया। अब का काम भी मैंने नहीं देखा। आपने फ़िल्म की ज़िक्र की है कि राम तेरी गंगा मैली, उसके डायरेक्टर राज कपूर सर थे। जी, उनके बारे में लोगों को क्या ऐसा पता नहीं, किस तरह के विज़नरी डायरेक्टर थे वो? क्या ख़ास था उनमें, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? आजकल के डायरेक्टर के साथ भी आपने काम किया है, उनका क्या तरीका अलग था? उनके बारे में तो एक शेर कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राज कपूर तो सदी में एक आध पैदा होता है। वो डेडिकेशन, वो काम करने की ललक, कुछ नया कर दिखाने का शौक। एक गाना था उनकी फिल्म का, ए भाई जरा देख के चलो, उसके कुछ एक मुखड़ा था कि माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। और जब वो फिल्म बनाते थे तो यही होता था कि माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, को नहीं, कुछ भी नहीं रहता है सिवाय उनकी फिल्म के। फिल्म के साथ सोते थे, फिल्म को ओढ़ते थे, फिल्म को पहनते थे। दुनिया में सबसे अजीज चीज जो थी उनकी वो फिल्म थी। म्यूजिक का बहुत शौक था, बहुत म्यूजिक की का सेंस था, बड़ी पकड़ थी। और खाने पीने के बहुत शौकीन थे, खाने के भी शौकीन थे, खिलाने के भी शौकीन थे। और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। बातें मैं वो बता रहा हूं जो आम लोग नहीं जानते। नहीं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और गंगा मैया में उन्हें बड़ी आस्था थी। 3 फिल्में ऐसी हैं जो गंगा मैया पे ही खत्म होती हैं। जिस देश में गंगा बहती है, संगम और राम तेरी गंगा मैली, तीनों फिल्में जो है एन गंगा मैया पर होता है। बड़ी श्रद्धा थी उन्हें गंगा जी में। और उनमें जो एक खास बात थी, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे बगैर सीखे हुए। दुनिया का कोई ऐसा साज नहीं है जो वो बजा नहीं सकते थे। एनीथिंग आप उनके हाथ में देते, आप बोंगो दे दें, आप बेंजो दे दें, आप वायलिन दे दें, आप हारमोनियम दे दें, आप बांसुरी दे दें, वो उनमें एक एक ऐसा टैलेंट था कि बिना सीखे हुए, देखिए, बहुत उसके लिए तपस्या चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए जब आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। उनमें एक नेचुरल बात थी, हर कुछ बजा लेते थे। ऐसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वो नहीं बजा सकते थे, वो वेस्टर्न हो, वो इंडियन हो। तबला बजा लेते थे, बोंगो बजा लेते थे। और वो एक, मैं भूल रहा हूँ वो, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा में वो बजाते हैं, तो वो कमाल था उनका।
और जिस दिन उनकी फिल्म का नेगेटिव कटता था, नेगेटिव कटिंग से लेकर सेंसर सर्टिफिकेट हासिल होने तक ना वो शराब को छूते थे, ना वो किसी भी मांस मछली को छूते थे, वेजिटेरियन हो जाते थे। और शराब, हालांकि इतना शौक था उन्हें, बहुत शौकीन थे वो। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज फूड। लेकिन नेगेटिव कटिंग से लेके सेंसर सर्टिफिकेट हासिल होने तक वो बिल्कुल एक एक मलंग, एक जोगी हो जाते थे। ये कुर्बानी है, ये किसी को तो कुर्बानी कहते हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी याददाश्त थी, जो उनका जहन था, दिमाग था, वो एक 14 साल के बच्चे जैसा शांत था। 14 साल का जो बच्चा होता है। और मैंने तजुर्बा किया है उनके साथ काम करके। फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, ये हर फिल्म से पहले? बीमार हो जाते थे। अपनी रेपुटेशन, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, उस सोच में बीमार हो जाते थे। वो लाल मोट सफेद हो जाते थे, गालों पे जो लाली थी वो गायब हो जाती थी। और जैसी फिल्म की रिपोर्ट अच्छी आती थी, होठों की लाली वापस आ जाती थी, गाल फिर गुलाबी हो जाते थे। तो ये नहीं है कि उसमें कोई रुपए के नफे नुकसान की बात होती थी। बात होती थी कि मैं, आर के बैनर, मेरी फिल्म, मेरी रेपुटेशन, हर चीज जो है वो स्टेक पे लगी हुई है, दाव पे लगी हुई है। हर चीज दाव पे लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद बहुत उस पर कर्जा हो गया था, बहुत कर्जा हो गया। ये तक नौबत आ गई थी जब वो बॉबी बना रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा पहले आप फिल्म दिखाइए तब हम लेंगे। राज कपूर से, जिसके आगे हाथ बंधे खड़े रहते थे कि हमें आपकी फिल्म लेनी है, वो कहते थे फिल्म दिखाइए। ऐसा वक्त भी आता है। उनका फिल्म तो नहीं दिखाऊंगा, मैं गाने आपको सुना सकता हूँ। यहां तक तैयार हो गए थे। फिर बॉबी बनाई उन्होंने। बॉबी का बनाई, इतिहास बना लिया। जितने किस्से राज कपूर साहब के बारे में अवेलेबल है नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह, ज्यादातर आपने सुना है लोगों को। जी, ऐसा क्या बॉन्ड था, क्या जितना आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या आउटपुट था आपको लेके? आपसे किस तरह के संबंध थे, किस तरह से बातें करते थे वो आपसे, क्या मानते थे आपको? पर्सनल कनेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। ओके। हालांकि मुझसे उम्र में वो 26 साल बड़े थे। डब्बू मुझसे बड़ा है, डब्बू मुझसे बड़ा है, ऋषि मुझसे छोटा है। कि डब्बू तो मेरी बहुत इज्जत करते थे और रजा साहब करके बात करते थे। तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं जी, हमसे पूछते हैं कि हर फिल्म में आप रजा मुराद को क्यों कहते हैं। हमने कहा हम उन्हें इसलिए लेते हैं जी, जी कहने की बहुत आदत थी, हम उन्हें इसलिए लेते हैं जी कि हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती जी, वो हमारी आंख का इशारा समझते हैं हमें क्या चाहिए। तो ऐसी बॉन्डिंग थी। और बहुत सी पर्सनल बातें वो मुझसे करते थे, बहुत सी पर्सनल बातें करते थे, अपनी जिंदगी की, अपने अतीत की। और मैं उनकी कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। ये नहीं है कि साहब जो आप कह रहे हैं, अगर मुझे लगता था कि ये बात सही है तो मैं कहता था, और अगर मुझे लगता था कि ये बात सही नहीं है तो मैं कहता था आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक ऑर्डर होता था आरके पे, वो जो द्वारपाल होता है, कि रजा साहब को हमारी इजाजत के बगैर मत जाने दीजिएगा पैकअप के बाद। वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि फिर पैकअप के बाद
हम लोग बैठते थे। अच्छा क्या था कि महफिल काफ़ी रात तक चलती थी। अब मुझे घर आना है, फिर मुझे तैयार होना है, फिर मुझे अगले दिन आके कैमरा फेस करना है। तो मैं बड़ा कॉन्शियस रहता था, मैं उनसे इजाज़त मांगता रहता था, तो बहुत मुश्किल से मिलती थे। एक दिन खुद दरवाजे पर खड़े हो गए, डर साहब नहीं जाएंगे। तो ऐसी रिलेशनशिप थी मेरी उनकी। और एक कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया जो मेरी जिंदगी का सबसे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, सबसे यादगार कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने ये कहा कि रज़ा साहब, हमने अपनी जिंदगी में 40 साल जिंदगी में जितनी भी फिल्में बनाई हैं आज तक, जितने भी एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को हमने डायरेक्ट किया है, उन बेस्ट 3 में से आप एक हैं। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। तो वो मेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। उस जमाने में अर्थ सत्य लगी थी, काफी चर्चित फिल्म थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चर्चित फिल्में नहीं बनाई। जागते रहो बनाई थी फिल्म, बूट पॉलिश बनाई थी, अब दिल्ली दूर नहीं बनाई थी। आम रविश से हटकर फिल्में थी वो। मुझसे कहा कि रज़ा साहब, और सत्य की लोग बात कर रहे हैं, मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मुझे आपके 40 दिन चाहिए, आपके और कुलजी के। कुलजी यानी कुलभूषण का था, और टाइटल था उसका रिश्वत था। कल के 40 दिन आपके चाहिए, हम एट स्ट्रेच 40 दिन में हम वो फिल्म बनाएंगे, और हम बताएंगे कि हम भी अलग बना सकते हैं। बट सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। तो बड़ी खुशगवार यादें हैं उनके साथ मेरी। मेरा बेटा जब उसका पहला जन्मदिन हुआ तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए बेटे को साथ लेकर गया। बहुत खुश हुए, उसके सर पे हाथ फेरा। तो एक अलग अलग बॉन्डिंग थी, एक अलग रिलेशनशिप थी। और वो इसलिए थी कि मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, वरना मुझ में और लोगों में क्या फर्क होता। हाँ में हाँ मिलाने वालों की तो वहां कोई कमी थी नहीं, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं। आप अपने करियर में कभी भी पैसे, फ़ेम कभी तवज्जो दिया है इस चीज़ को आपने, फ़ेम को, पैसे को? मैंने काम को तवज्जो दी है। काम से नाम होता है, नाम से पैसा। नाम से दाम होता है। काम से नाम, नाम से। दाम। तो आप जब अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा, और जब नाम होगा तो नाम के साथ दाम भी आएगा। कभी ये नहीं सोचा कि साहब मुझे पैसे के लिए काम करना है, या मुझे फेम के लिए, यश के लिए, ख्याति के लिए काम करना है। जब मुझे काम करना है तो सिर्फ मुझे काम करना है। पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बेआरामी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। जब मैं काम करता हूं तो फिर मैं काम करता आपने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ 3 फ़िल्में की हैं साथ में दोनों के, पद्मावत, रामलीला और बाजीराव हूं। मस्तानी। जी, उनको किस तरीके से बदलते देखा आपने? क्या इतने सालों का जो आपका ग्राफ रहा है, एक्टिंग का ग्राफ, कभी उन्होंने सेट पे कभी कुछ टिप्स माँगे, आपने दिए, किस तरह का था? देखिए रणवीर जो है वो टोटली फोकस्ड है। वो जब काम करता है किसी से बात नहीं करता, दीपिका से भी बात नहीं करता। वो अपने काम में खोया रहता है और टहलता रहता है सेट पर। पूरा जो उसका फोकस है वो उसके काम पर है। बहुत टैलेंटेड है, और टैलेंटेड होने के साथ साथ वेरी हम्बल, डाउन टू द अर्थ। दीपिका इज ए नेचुरल एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत है, बहुत नेचुरल काम करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये 3 फिल्में हमने उनके साथ की, और
वो संजय लीला बंसाली जी मुझे काफी लकी शाम समझते हैं, लकी मैस्कर समझते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं वो राज कपूर वाली थोड़ी सी झलक यहाँ? बहुत इंस्पायर है वो, राज साहब से बहुत इंस्पायर्ड। क्योंकि जब मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, 30 मिनट की मुलाकात होगी, तो 20 मिनट तक वो प्रेम रोग के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। और राम तेरी गंगा मैली उनकी बहुत फेवरेट फिल्म है। तो अभी उनकी नई फिल्म में भी अभी मेरा काम निकल रहा है, लव एंड वॉर में। देखिए, बात वही है, फूल भेजने से, बर्थडे विश करने से, मिठाई भेजने से, न्यू ईयर विश करने से कुछ काम नहीं मिलता। नो नहीं मिलता। ये चापलूसी पहले भी चलता था क्या? हाँ, खूब चलती थी। आगे पीछे करना कि काम मिल जाएगा इनसे। हाँ, बहुत चलती थी। हमने और नहीं, लोगों को काम मिलता भी था। ओके। चापलूसी करने से हीरो जो है, सब कुछ हीरो होता था। कहानी उसकी होती थी, हीरोइन उसकी होती थी, सिंगर उसका होता था, म्यूजिक डायरेक्टर उसका होता था, हर चीज उसकी होती थी। वो जिसे चाहता था, कहता था कि इसको इस रोल में इनको ले ले, इस रोल में इनको ले ले, उसके हुक्म की तामील होती थी। तो जो लोग उनकी चिलम बढ़ते थे, जो लोग रात रात भर जी हुजूरी करते थे, उनको काम मिलता था। इंटरनेट पे एक कहानी किस्सा सर अवेलेबल है, आपने भी सुना होगा, वो सच है कि झूठ है? शक्ति कपूर के बारे में एक कहानी राजेश खन्ना जी के साथ कुछ ऐसा कि वो आगे पीछे करते थे, ऐसा कुछ कि किनके बारे में? देवानंद साहब के बारे में उन्होंने खुद जिक्र किया था कपिल शर्मा शो में या कभी अच्छा, कि पान की पीक फेंकते थे तो कब ऐसे है कि तुम्हें रोल दूंगा, कुछ इस तरह का कहानी है इंटरनेट। नहीं, मैंने कभी ऐसी कहानी सुनी, ये किसी कहानी है? शक्ति कपूर जी की। खुद सुनाई थी उन्होंने? हाँ शायद। अब खुद सुनाई होगी तो सच होगा, सच ही होगी बात, खुद सुनाई होगी। आज के टाइम में क्या आप कुछ किस्सा शेयर करना चाहेंगे सर, आज के टाइम का, चापलूसी के ऊपर, बिना नाम लिए अगर आप चाहें तो? आ, हाँ, एक वाकया हुआ है। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत नाम है, बहुत काम किया है उसने, बहुत काम किया, वेरी पॉपुलर एक्टर, वर्सटाइल एक्टर। तो हिना में जो मैंने रोल किया था, ही वांटेड डेस्परेटली टू डू दैट रोल। उसके लिए वो डायरेक्टर को रोज एक खत लिखते थे, रोज एक खत लिखते थे, मैं ये रोल करना चाहता हूं, मैं ये रोल करना चाहता हूं। जबकि उनको पता था कि मैं एक परमानेंट फिक्सचर हूं, और उनको ये भी मालूम था कि मैं ये रोल कर रहा हूं। उसके बावजूद वो रोज एक लेटर लिखते थे, 40-50 लेटर लिखे उन्होंने उस डायरेक्टर को। लेकिन जिसे मिलना होता है उसे मिलता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अच्छा एक्टर होना काफी नहीं होता है। यू शुड नॉट बी ए डिफिकल्ट पर्सन। पंक्चुअलिटी, अपने आप को सेट पे आके इम्पोज मत करो। जो होशियारी दिखानी है कैमरे के सामने दिखाओ। बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। टाइम पर आओ, जो डायरेक्टर कहता है उसकी बात गौर से सुनो, जो ऑर्डर करता है वो गलत भी है तो कर दो। हम बस सजेशन दे दो कि सर एक तरह ऐसा करके देख ले, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो वो हमारा बॉस है, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ऐसा होता था, लेकिन वो रोल उन्हें नहीं मिला, क्योंकि मैं उस बैनर का एक एक परमानेंट एक एक हिस्सा रहा हूं उसका। पूरी उन्होंने कोशिश कर ली, तो ऐसा होता है बात। सर
आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ चुका है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बात नेशनल हेडलाइन बन जाता है। क्या उस दौर में अगर सोशल मीडिया होता तो कितने राज खुल जाते? हाँ, ये बात तो है, लेकिन वो पुराने राज आज खुल रहे हैं। बहुत से ऐसे राज जो दफन थे, आज सोशल मीडिया के ज़माने में वो भी खुल रहे हैं। पुरानी बातें, पुराने अफेयर्स, पुराने किस्से, तो आज वो उभर के जनता के सामने आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते थे, अभी शायद आपने शुरू किया है। तो ज़रूरत बनी या लगता इम्पोर्टेंट है शौक, लाइफ? मुझे शौक है। ओके, कि तो मुझे लिखने का शौक है। ओके। अंग्रेजी लिखने का शौक है, उर्दू, हिंदी लिखने का शौक है। तो सोशल मीडिया पे रोज़ मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो वो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। उससे मेरी अंग्रेजी पॉलिश होती है और कुछ ना कुछ हैपनिंग्स मेरी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। तो मैं वो शेयर करता हूँ, लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है और मैं एक्टिंग टीचर भी रहा। एफटीआईआई में जहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ, वहाँ 5 साल में एज ए फैकल्टी जाता था। डिक्शन, वॉइस एंड स्पीच की मैं क्लासेस लेता था। मैंने ये सोचा कि जो भी आज तक मुझे थोड़ा बहुत आया है, आई शुड शेयर दिस विद द न्यू जनरेशन। कुछ लेके तो जाना है नहीं, तो बांटो ना, जो मिला है वो बांटो। अब 30 जून को मैं, जो हमारी एसोसिएशन है सिंडा, वहाँ मैं एक वर्कशॉप ले रहा हूँ। तो जो भी हमने थोड़ा बहुत आया है, हम बच्चों में बांटना चाहते हैं। सर आज आप स्टार हैं लोगों के लिए, लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, फैन मोमेंट काफ़ी सारे होते होंगे। लेकिन आपके पिताजी 500 से ज़्यादा फ़िल्में कर चुके हैं। आप कभी सेट पे उनके साथ जाते थे? कोई स्टार के साथ फैन मोमेंट आपका भी हुआ है? एक बार गया था, एक फिल्म थी फागुन, उनके साथ वो मुझे पुणे ले गए थे और पहली बार मैंने वहाँ मधुबाला को देखा था। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात होगी, 5 या 6 साल का हो गया। लेकिन रेगुलरली मैं कभी उनके साथ गया नहीं और उनकी तबीयत में फकीरी थी। यानी पैसा उनको काटता था कि ये मेरे पास क्यों है, किसी को दे लूं, क्या कर लूं भाई, ये काट रहा है यार, इसे ले दो यार। वो नेचर थी उनकी। तो जो मिलता था खर्च कर देते थे। देखिए, उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, जैसी भी जी, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं। कहा जाता है कि सर बॉलीवुड में दोस्ती काम तक सीमित होती है। आप मानते हैं? क्या जिगरी दोस्त बनाए हैं आपने इंडस्ट्री में काम के अलावा? हाँ, एक मेरा जिगरी दोस्त है किरण कुमार, मेरा 56 साल पुराना दोस्त है। 1969 में हम दोनों एक साथ एडमिट हुए थे एफटीआईए में एक्टिंग कोर्स में। तब से दोस्ती है और एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल होते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि देखा जाए तो हम राइवल्स हैं, एक टाइप के रोल्स करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर द बिगेस्ट वेल विशर्स ऑफ ईच अदर। हम आउट ऑफ द वे मिलते भी हैं, फोन पे बात भी होती है। गणपति जी आते हैं तो हम उनके घर जरूर जाते हैं, कोई ओकेशन होता है। वो मेरा फिल्मी दोस्त सबसे करीबी है। और एक मेरा और बहुत ही करीबी दोस्त है, आ, उनका ताल्लुक भी जो है शो बिजनेस से ही है। 5-6 उनके पास टीवी चैनल्स हैं। उनका नाम है मार्कंड अधिकारी। तो उनसे हमारी 91 से दोस्ती है, 1991 से। और उसकी वजह यह है कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई फरमाइश नहीं है, कोई लल्लो बच्चों नहीं है। मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उन्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है। मुझे अगर कोई एडवाइस लेनी होती है तो मैं उनसे लेता हूँ, वो मुझसे लेते हैं और बिल्कुल हम खरी खरी बात करते हैं एक दूसरे से।
तो ये मेरे दो बहुत करीबी दोस्त हैं, एक किरण कुमार और एक मार्कंड अधिकारी। और यही कारण है कि सच में दोस्ती जो होती है इंडस्ट्री में काम तक सीमित है, इसलिए 2 दोस्त बन पाए। हाँ, नहीं दोस्त दुश्मनी किसी से नहीं है। दुश्मनी नहीं, एक होता है कि हाँ, काम तक काम की दोस्ती होते हैं कि आपसे काम है तो दोस्त हैं। शेर है कि इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। अपने हाथ से मुलाकात तो हो नहीं पाती, फिर किसी से क्या मिले। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना हो। सबको अपने अपने काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब लगे हुए हैं। वाह सर, ग्रेट। कभी अपने बारे में कुछ अफ़वाह कभी सुना है आपने सर, अफ़वाह और सुन के चौंक गए हों आप कभी? हाँ, क्या था वो अफ़वाह सर? अफवाह हाँ, जो बिल्कुल गलत थी, जो बिल्कुल गलत थी। एक कुर्वशी नाम का एक पेपर आता था, फिल्मी पेपर आता था। उसमें ये लिखा कि रगा मुराद और डिम्पल कपाडिया फिल्म सिटी में एक ही गाड़ी में आए। तो राजेश खन्ना जी शूटिंग कर रहे थे, तो राजेश खन्ना जी जब डिम्पल के साथ बात कर रहे थे और रगा मुराद को ये बात नागवार गुजरी, तो वो वहां गए और उन्होंने डिम्पल से चलने के लिए कहा, तो राजेश खन्ना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ना कभी मैं डिम्पल के साथ फिल्म सिटी गया, ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई, ना कभी ऐसा हुआ आज तक कि डिम्पल कपाडिया, राजेश खन्ना और रजा मुराद एक साथ हों। काका जी के साथ हम अलग शूटिंग करते थे, डिम्पल के साथ हम अलग शूटिंग करते थे। ये पेपर की खबर जिसमें 0.1% भी कोई सच्चाई नहीं थी, 100% ये झूठ था, 100%। मजे की बात यह है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जिन्होंने ये खबर छापी थी। उसके 2 दिन के बाद उनसे हमारी पार्टी में मुलाकात हुई, फिल्मी पार्टी में। मैंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया उनसे, और मैं उसे ऐसे ही मिला जैसे हमेशा मिलता था। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी की पार्टी में हैं तो आपको हक नहीं है उस पार्टी को खराब करने का। अगर मैं वहां उनसे झगड़ता, बहस होती, बैतबाजी होती, हो सकता है कि हाथापाई भी हो जाती। इतनी खराब तोहमत मुझ पर लगाई थी, लेकिन इनका ये किसी और की पार्टी है, ये जो है इसमें कोई बदमज़गी, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा, ऐसा भी होता है। सर आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है सर, इतने कमाल की जर्नी रही है आपकी। अगर आपके ऊपर कोई फ़िल्म बनानी चाहे, तो कौन-सी ऐसा पल होंगे, कौन से ऐसे पल जो चाहेंगे आप कि ये मिस ना हो मेरी कहानी में? हम्म आ, जिंदगी में हमने बहुत सख्तियां भी झेली हैं, हमने गुर्बत भी देखी है। हम लैंपोस्ट के नीचे पड़ते थे क्योंकि घर में लाइट नहीं थी, भोपाल में। 12 बजे मैं लैंपोस्ट के नीचे बैठता था, 6 बजे तक पढ़ता था रोज, 6 घंटे। और फिर 7 बजे मैं अपना पर्चा देने जाता था, एग्जाम देने जाता था। आज भी जब मैं जाता हूँ भोपाल, गाड़ी रोकता हूँ और उस लैंप पोस्ट को सैल्यूट करता हूँ, जिससे मुझे रोशनी दी, जिसकी छत्र छाया में, जिसकी रोशनी में मैं पढ़ता था। एग्जाम दिया मैंने और मैं एग्जाम में पास हुआ। आज भी जब मैं गुजरता हूँ तो गाड़ी रोक कर मैं उस लैंप पोस्ट को सलाम करता। ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं। सर इंडस्ट्री में बीते सालों में हमने ऐसे देखे हैं किस्से, ऐसी कहानियाँ जो रियल में ऐसा हुआ है कि जब आखिरी पड़ाव में आते हैं एक्टर या सिंगर, किसी भी प्रोफ़ाइल से वो हैं, उनके पास लास्ट में खाने के पैसे नहीं होते हैं, रहने के पैसे नहीं होते हैं।
इसका जिम्मेदार कौन होता है सर, इंडस्ट्री या खुद, वो कि खुद- उनके पास बैकअप नहीं है? खुद होते हैं जिम्मेदार, खुद होते हैं। क्या बैकअप होना बहुत जरूरी है जब आप इंडस्ट्री में काम? जब आप कमाते हैं, आपको अपने रेनी डेज के बारे में, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे जो लाइटमैन होते हैं, जो बढ़ई होते हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनके पास भी अपना एक घर होता है, उनके पास भी अपनी सेविंग होती है। आज आ रहा है, कल नहीं आएगा। आज जो आपके हाथ पैरों में दम है, कल नहीं होगा। आज आपके चेहरे में जो रौनक है, कल नहीं होगी। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्यों किसी के आगे आप हाथ फैलाएं भाई? तो देखिए, ऐसा होता है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत से ऐसे एक्टर्स जो हमेशा बिजी रहे, बहुत काम किया, बहुत नाम, इज्जत, पैसा कमाया, लेकिन जो कमाया वो बचा के नहीं रखा। मैं ये कहता हूं कि जब आप 1 रुपया कमाते हैं तो आप ये मत सोचिए मैंने 1 रुपया कमाया। आप ये सोचिए कि मैंने 75 पैसे कमाए। 25% आप रख दीजिए अपने रेनी डेज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। कि अच्छा नहीं लगता कि इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद आप हाथ फैला रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। तो इस बात को कई लोगों ने फॉलो नहीं किया, और बहुत से ऐसे हीरोज जो अपने वक्त में 50s और 60s में मच इन डिमांड हुआ करते थे, हमने उन्हें ऑटो में जाते हुए देखा, ऑटो रिक्शा में जाते हुए देखा है, किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास बंगले थे। तो सोचना चाहिए था कि वक्त जो है कभी यकसा नहीं होता। तो बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन यही दुनिया है। आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। अब पुराने वक्त में लोग ऐसा नहीं सोचते थे। मैं अपनी बात करूं, मेरे पिताजी ने 500 से ज्यादा फिल्में की। कभी हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थी, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हम किराए के मकान में रहते थे। फिर मैं जैसे ही स्टेब्लिश हुआ, मैंने पहला काम ये किया कि मुझे अपनी छत चाहिए, खुद की छत चाहिए। तो बुजुर्गों से भी कुछ आप सीखते हैं कि व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। देखिए, मैं अपने वाले साहब को ब्लेम नहीं करता, वो उनका जीने का तरीका था, लेकिन मैं सही वक्त पर आकर मैं संभल गया, सही वक्त पर मैं स्टेब्लिश हो गया। तो पुराने लोग ज्यादातर ऐसे होते थे जो कल के बारे में नहीं सोचते थे। राजेंद्र कुमार आए, उन्होंने कल के बारे में सोचा, जितेंद्र ने कल के बारे में सोचा, एंड फिर लोगों ने उनको फॉलो किया। अब सबके जो हैं कुछ ना कुछ कारोबार भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। सर हमने सुना है ऐसा, लोगों का मानना भी है कि एक डायरेक्टर जो होता है वो एक्टर में सबसे पहले देखता है कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्टार वाली ईगो नहीं होनी चाहिए उनमें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एक्टर का ग्राफ ड्रॉप होते हुए हमने देखा है। एक नाम भी ले ले तो हमने सुना है कि गोविंदा जी के बारे में, कि टाइम के पंचुअल नहीं थे वो। ऐसा सच में होता है, ये चीज मैटर होता था। अब नहीं होता है? नहीं, आप अभी क्या है कि कॉरपोरेट हाउसेज आ गए, दे मीन बिजनेस। ये लगी लिपटी बातें, पापा जी तो सी पोप, पापा जी तो सी तोप, वो अब नहीं होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आप लेट क्यों आए। 6-6, 7-7 घंटे आप लेट आ रहे हैं और किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज ऐसा नहीं है। आज के एक्टर भी प्रोफेशनल हैं। आपको पैसा मिल रहा है, वक्त पे पैसा मिल रहा है, आप उतना वक्त दीजिए।
पहले पैसा भी मिलता था और वो आता था अपनी मर्जी से, जाता भी अपनी मर्जी से था। और एक फैशन सा बन गया था लेट आना। कितना नुकसान हुआ, एक एक घंटा जो है कितना कीमती होता है प्रोड्यूसर का। आप वक्त की कदर करेंगे, वह वक्त आपकी कदर करेगा, वरना उस दौर में सर ऑडिशंस उस दौर में भी होते थे जिस तरह आज के ऑडिशन के प्रोसेस होते हैं? नाम बदल गया है। पहले स्क्रीन टेस्ट होता था, अब ऑडिशन कहते हैं उसे। क्या आप रिसेंट में बीते सालों में कभी ऑडिशन देने का मौका मिला? लिया है। हमने सुना है सर, लोग बोलते हैं आप अगर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, एक नाम बन गया आपका, तो लुक टेस्ट होता है, आपको ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, देखिए ऐसा होता है, मेरी बात सुनिए। आज का जो तरीका है, आज अगर आपको काम करना है तो आपको आज के तरीके को फॉलो करना है, क्योंकि जो चैनल्स भी होते हैं, कॉरपोरेट हाउसेस भी होते हैं, वो काफ़ी लोगों के ऑडिशन लेते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं कि हमें हुज अ बेटर चॉइस। तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती है। ठीक, आज का ये तौर तरीका है, अगर आज हमको काम करना है तो हमें उसी को फॉलो करना है। एक और चीज़ ऐड हो चुकी है कास्टिंग में, आपने भी सुने होंगे ये किस्से कि आजकल एक्टिंग स्किल से ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे ध्यान दिए जाते हैं। बेकार बात है, बिल्कुल बेकार बात है। फॉलोअर्स आप खरीद सकते हैं। कितने फॉलोअर्स मैं खरीद के दूं, बताइए? कितने फॉलोअर्स चाहिए? ऐसी कुछ हाँ, संस्थाएं हैं, संस्था कुछ मैं ज़्यादा बोल गया, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको फॉलोअर्स 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, सब मिलता है। हाँ, जेब भारी है तो फॉलोअर्स भी आपके काफ़ी भारी हो सकते हैं। वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। सोशल मीडिया के द्वारा सर सोशल मीडिया की वजह से इंडस्ट्री पे 2 आरोप लगाए जाते हैं, एक नेपोटिज्म का, एक कास्टिंग काउच का। क्या ये चीज़ पहले भी था, नाम अलग थी? पहले बात करते हैं नेपोटिज्म। जी। मैं इसके खिलाफ नहीं, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक अभी ना करें। मैं एक फिल्म बना रहा हूं साहब, मैं उसमें सरमाया लगा रहा हूं, मेरा फाइनेंस है उसमें, मेरा रिस्क है, मुझे हक है किसी को भी लेने का। आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि साहब आपने फला हीरो के बेटे को क्यों ले लिया। वो उसका लुकआउट है कि उसे किसे लेना है। Who am I to tell you कि आप मुझे क्यों नहीं ले रहे, आप उसे क्यों नहीं ले रहे, क्यों ले रहे हैं? उसका पैसा है। अगर पिक्चर हिट होती है तो उसकी बारात है, फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो उसका जनाजा है, उसी का रिस्क है ना। अब वो जिसे लेता है और जिसे नहीं देता है वो उसका लुकआउट है। अगर उसे ऐसा लगता है कि किसी हीरो के बेटे या बेटी को लेकर उसे फायदा पहुंच रहा है, एक ऑडियंस में भी एक क्रेज होता है कि भाई फला हीरो या फला हीरोइन का बेटा या बेटी आ रहे हैं, कैसे होंगे, वो होता है ना एक। जी। अब कुछ लोग शोर मचाते हैं नेपोटिज्म। साहब मेरा प्रोजेक्ट है ना, मैं सही हूं या गलत हूं, वो मेरा क्राइटेरिया है, वो मेरा लुकआउट है कि मैं किसको लूं और किसको ना लूं। आप में दम होगा तो बिना नेपोटिज्म के आ जाएंगे आप। देखिए कितने हैं, शाहरुख खान दिल्ली से आए थे, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, शत्रुघ्न सिन्हा पटना से आए थे, धर्म जी पंजाब से आए थे, दिल साहब पेशावर से आए थे। बहुत लंबी लिस्ट है, क्या क्या लेकर आए थे ये लोग यार। देव साहब गुरदासपुर से आए थे, बने ना, खुद बने ना, अपने बलबूते पर बने। तो जिससे बनना होता है वो बनता है। 1000 बर गिरे लाख आंधियां आए, 1000 बर गिरे लाख आंधियां आए,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिन फूलों को खिलना है उन्हें खिलने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने आप में वो काबिलियत पैदा करें कि वो आपको लें, उस काबिल बने आपके, वो आपको लें। लेकिन ये कहना कि साहब नेपोटिज्म अब सही है या गलत है, वो है और वो रहने वाला है। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सर जो अभी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों का एक्सपोज़र मिल रहा है, क्या सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है एक्टर के लाइफ़ के? नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पब्लिक आई में आते हैं और पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ अ, फिल्मी मैगजीन्स होती थी, उसमें आपके बारे में लिखा जाता था। सोशल मीडिया जो है अब इतना आगे बढ़ गया है कि व्यूअरशिप जो है वो करोड़्स में है, मिलियंस में है। तो अच्छी बात है। ये ज़रूर है कि अगर आप में टैलेंट है तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी पॉपुलैरिटी को एनहांस कर सकते हैं। टैलेंट और मार्केटिंग दोनों साथ होनी चाहिए। अगर टैलेंट नहीं है तो मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकती। कैमरे को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यू कांट फूल द कैमरा। कोई आज तक बना नहीं पाया ऐसा बेवकूफ़। आप में बात होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए और आप में कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि जो रोड भी आप कर रहे हैं, आप एतमाद, खुद एतमादी के साथ कर रहे हैं। पब्लिक भी कहेगी वाह यार, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप में दम नहीं, कितने स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, सुपर एक्टर्स हैं, जिनके बच्चे आज तक कुछ नहीं बन पाए, तमाम पैडिंग देने के बावजूद नहीं बन पाए। आप में दम होना चाहिए। टैलेंट के बाद अगर मार्केटिंग है तो फिर सोने पे सुहागा है। टैलेंट के बाद अगर मार्केटिंग नहीं है तो भी ठीक है, वो भी बात ढक जाती है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं और उस टैलेंट को कोई अगर पब्लिसिटी से पब्लिक आई में लेकर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। मुझ में जो एक कमी रह गई, कभी मैंने मार्केटिंग नहीं की अपनी, कभी मैंने अपना सेल्फ प्रमोशन नहीं किया। मैंने गलती की, मुझे करना चाहिए था, लेकिन कोई हमें बताने वाला नहीं था और कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। काम पे इतने फ़ोकस थे जी, आप। देखिए, हमने गलती की, हमें करना चाहिए था लेकिन हमने किया। सर आपकी कोई ऐसी उपलब्धि जो लोगों ने नज़रअंदाज किया, लोगों को जाननी चाहिए? मैं ऐसा नहीं समझता कि 54 ईयर हो गए काम करते हुए, जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब आ गई हैं। जो आपका टैलेंट है, जो आपके स्कोरिंग पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वो सब छप गए हैं हमेशा के लिए। मैं क्या कहता हूं भाई कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए होती है कि एक शॉट जो आप देते हैं वो हजारों बार, लाखों बार रिपीट होता है, वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मूवी चैनल्स के जरिए। एक अच्छा शॉट दोगे तो भी लाखों बार रिपीट होगा और बुरा शॉट दोगे तो भी लाखों बार रिपीट होगा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छा काम करूं और जहां मुझे लगता है कि ये शॉट मुझसे ठीक नहीं हुआ है, सो आई इंसिस्ट ऑन रीटेक्स, एक और, एक और, एक और, एक और। तो वो है मुझ में अच्छा काम करने की हवस या ललक या भूख आदमी है। आखिरी सवाल सर न्यू कमर्स के लिए कोई मैसेज जो गलती आपने की और उसे आपने सुधारने की कोशिश की, वो न्यू कमर्स ना करें? देखिए, मैंने तो सबसे पहले यही कहा
कि यू शुड नो योर ओन सेल्फ, खुद को पहचानना, जिसे कहते हैं नो दाई सेल्फ, खुद की सही पहचान। मैं समझ रहा हूं कि मैं तोप हूं, मेरे समझने से कुछ नहीं होता है। अगर आप समझेंगे कि मैं तोप हूं तो मैं तोप। तो डोंट बी डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन सेल्फ प्रेजेस। हमेशा अपने काम को क्रिटिकली देखो। आज भी मैं अपने काम को क्रिटिकली देखता हूं, और सिर्फ एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर मुझे आज लगता है कि इससे अच्छा काम मैं आज भी नहीं कर सकता था। बहुत सी फिल्में मैं देखता हूँ, राम तेरी गंगा मैली के भी कुछ सीन्स देखता हूँ तो मुझे लगता है ये जरा और अच्छा हो सकता था। बट एक फिल्म है जिसे आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी मैं इससे बेटर नहीं कर सकता था, कौन सी? और वो फिल्म है हिना। उसमें मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। तो वो फिल्म जब देखता हूँ, और जब भी मैंने अपना काम देखा है, मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज किया है, और मेरी वाइफ भी मुझे क्रिटिसाइज करती है। तो एक फिल्म है जहां मुझे लगा है कि मैंने उस रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। तो सेल्फ प्रेस में मत रहिए, झूठी शान में मत रहिए। अगर अपनी शान दिखानी है तो कैमरे के सामने दिखाइए। और एक बात यह है कि 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, उसमें मुश्किल से 140 स्टैम्बिश एक्टर्स नहीं हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि वाकई आप करोड़ में एक हैं, करोड़ में एक हैं आप। जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप करोड़ में एक हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं चलेगा, स्टेट लेवल नहीं चलेगा, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटीज हैं, कम एंड गिव अ ट्राई। 5 साल दीजिए, 5 साल आप दीजिए स्ट्रगल को। 5 साल में अगर आपका कुछ होता है, वेल एंड गुड। 5 साल में अगर नहीं होता है तो कोई ना कोई आप में कमी रह गई है। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो डोंट गिव योर स्ट्रगल टाइम फॉर मोर देन 5 years। 5 साल दीजिए, वरना और भी प्रोफेशंस आप इख्तियार कर सकते हैं। फिर चेज मत कीजिए। डोंट ट्राई टू चेज योर ड्रीम, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो। ये भी कहता हूं कि एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज अ बिग जीरो। अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप में टैलेंट को तो मिलेगी। उनके लिए क्या कहेंगे जो घर से भाग कर आते हैं? जब से क्या करा बाबू, क्या करा, ये उस जमाने में बहुत होता था, पहले घर से भाग कर आते थे। आजकल लोग काफी समझदार, ऑर्गेनाइज हो गए। आते हैं बेचारे, घर वालों को बताकर आते हैं और तकदीर आजमाते हैं। सबको अपनी तकदीर आजमाने का हक है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी अच्छे लगे हों। बहुत अच्छी लगी। कुछ आपने ऐसे सवाल किए जो मैंने कभी जिन सवालों के पहले जवाब नहीं दिया। थैंक यू सो मच।